हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आवर इंटरमीडिएट मैक्रोइकोनॉमिक्स। जो भी पार्ट हमारा बचा है वो वन शॉट कवर करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट वाला यूनिट 3 का चैप्टर एंड आपका रेशनल एक्सपेक्टेशंस वाला जो पार्ट रहता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले रेशन एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस होती क्या है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आपका कि अडैप्टिव ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। वो सिर्फ पास्ट को ही देखेंगे। ठीक है, सो वो कभी भी अपने फ्यूचर सिनेरियो को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ पास्ट को देखेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। अब देखो, इसमें जो एक केस आता है वो आता है पॉलिसी इफेक्टिवनेस का। अब पॉलिसी इफेक्टिवनेस है क्या। देखो, जब पीपल अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के बेस पर अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो भी आएंगी, सपोज़ उनका मन है। ठीक है, देखो अब इस बात को ध्यान से समझना। अब सपोज़ वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन पिछले साल बढ़ी थी वो 2% से बढ़ी थी। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ उन्होंने हमारी वेजेस को नहीं बढ़ाया। ठीक है, वेजेस रही कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो अगले साल आया फिर हमने क्या करा, पास्ट इवेंट्स के बेस पे देखा कि गवर्नमेंट अब दोबारा से उसको वेजेस बढ़ानी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन दोबारा 2% से बढ़ गई, तो फिर उसकी वेजेस कांस्टेंट रही। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा एंड चलता रहा। अब जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाएगी कि अब हमें वेजेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो हम कंज्यूमर्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने तो पिछले साल भी नहीं बढ़ाई थी, उससे पिछले साल भी नहीं बढ़ाई थी हमारी वेजेस। ठीक है, तो अभी कौन सा बढ़ा देगी वो। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट एकदम सडनली, जैसे कि इन्फ्लेशन में राइज हो रहा है, तो अब अपनी वेजेस को बढ़ा देती है वर्कर्स के। तो यही होता है पॉलिसी इफेक्टिवनेस। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यहाँ पर इफेक्टिव हो गई। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स की आंखों में चकमा दिया। ठीक है, एंड उसको ये फील कराया कि अब तुम्हारी वेजेस तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन एकदम से उन्होंने उनकी वेजेस को इंक्रीज़ कर लिया। तो मीन्स वो जैसे पहले प्लान्स बनाते कि हमारी अगर वेजेस बढ़ेंगी तो हम इस चीज़ में ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बजट प्रिपेयर करते अपने अकॉर्डिंग, पर वो उनके पास वो टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए गवर्नमेंट की जो हमारी पॉलिसी है वो इफेक्टिव हो गई। ओके, सो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इफेक्टिवनेस में बदल जाती हैं। नाउ कमिंग टू द रेशनल एक्सपेक्टेशन। रेशनल एक्सपेक्टेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसे मोस्ट एक्यूरेट अप्रोच कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो कंज्यूमर है वो पास्ट इवेंट्स के बेस पे तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता ही है, प्लस करंट के सिनेरियो को भी देखता है। अब सपोज़ कोविड आया था, कोविड में हमारी इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा राइज हो गई थी। ठीक है, पहले अगर मान लो ट्रेंड 2% का चल रहा था तो किसी ने सोचा था क्या कि 4% से अब राइज होना चालू हो जाएगी इन्फ्लेशन, नहीं सोचा था ना। तो वही है, ये होता है कि जब भी हमारे सडन एक्शंस होते हैं तो उनको हमारे कंज्यूमर्स कंसिडरेशन में ले लेते हैं अपनी फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने में। जैसे अब लोगों ने सोचा कि कोविड तो आ गया, अब इस कोविड से हमारे आगे ज़्यादा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, अब वो कोविड से पहले के टाइम को भी कंसिडर करके चलेंगे, पास्ट इवेंट्स को एंड करंट सिचुएशन दैट इज़ कोविड को भी कंसिडर करके चलेंगे, एंड उन दोनों के बेस पर, यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पर अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आर रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो इस केस में हमारी क्या होती है, हमारी जो पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव होती है। इनइफेक्टिव कैसे, अब मान लो वर्कर्स को पहले से ही पता है कि जो हमारी वेजेस हैं वो इंक्रीज़ होनी ही होनी है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अब वर्कर्स ने उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बना लिया, उनकी वेजेस भी इंक्रीज़ हो गई। सो लॉन्ग रन में वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ भी हो रही होंगी। तो उस फर्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को अब नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वही जब हाई वेजेस की डिमांड करेंगे तो उनके पास तो लिमिटेड बजट ही होता है ना अपने वर्कर्स को एज अ वेज देने का, तो वो और वर्कर्स कैसे एम्प्लॉय कर लेंगे, तो दैट लीड टू आर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होगी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की, वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर रेशनल एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट। तो इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि रेशनल एक्सपेक्टेशन में जो एरर होता है वो ऑन एन एवरेज 0 होता है। ठीक है, इनके एरर्स का कोई भी पैटर्न नहीं होता, इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ द एक्सपेक्टेशन ये है। नाउ कमिंग टू आर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। तो एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में हमने इतना ही कवर करना है। ठीक है, बस एक बार बुक में से इनकी इक्वेशंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो अडेप्टिव की है और रेशनल की है, बस और कुछ करने की यहाँ पर नीड नहीं है। नाउ कमिंग टू आर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट होना। ठीक है, अब हमें क्या है कि कोई भी जो फर्म है वो हमारा इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, मान लो फर्म के पास है कैपिटल। ठीक है, एंड उस कैपिटल की वो तो या लोन लेके कुछ और सी एसेट को खरीद सकती है। सपोज़ उसके पास 5 लाख की कैपिटल है। ठीक है, एंड या तो वो उस 5 लाख को बैंक में जमा करा के उससे रिटर्न ले सकती है,
हमारी फर्म, ठीक है, या उस 5 लाख में हमारे 5 लाख का लोन लेके मशीनरी भी ले सकती है 10 लाख की, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। सो जो हमारा कैपिटल वाला ऑप्शन रहता है कि उसे हमारा ये बैंक से करना चाहिए या फिर उसको परचेज़ करनी चाहिए, वो हमें बाद में पढ़ेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले कि हम कितना रिटर्न गेन कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग 1 more यूनिट इन आर कैपिटल, ठीक है। सो इट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड आर का मतलब है कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना कॉस्ट दे सकते हैं। तो अब हम कब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब तक उसका जो रिटर्न आ रहा है वो हमारा इक्वल हो जाए जितना हमने उसमें लागत लगाई है, यानी आर की, ठीक है। तो दैट मीन्स आर एम पी के इक्वल टू आर। अगर एम पी के जितना हमें रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है जो हमें खर्च करना पड़ा, तो हम प्रॉफिट सिनेरियो में रहेंगे, अगर कम है तो लॉस सिनेरियो में रहेंगे। तो इट इज़ द इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्राज इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको कैपिटल वाला एग्जांपल दिया था, तो आर्बिट्राज इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कैपिटल है 5 लाख की, उसमें से 5 लाख मिला के हम 10 लाख की मशीनरी भी ले सकते हैं, इसमें से 5 लाख का लोन ले सकते हैं, या फिर उस 5 लाख को बैंक में डिपॉजिट करके सेविंग अकाउंट के थ्रू उस पर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सपोज करो यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, एक एक्स एक वाई। एक्स हमें 200 रुपये का रिटर्न देता है एंड वाई हमें 100 रुपये का, तो हम ऑब्वियसली बात है वही चीज़ प्रेफर करेंगे जो हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो हम इसके अमाउंट को भी इसमें मिक्स कर लेंगे कि हाँ इसको भी इस कैटेगरी में होना चाहिए था ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न दे पाता, ठीक है। सो जब भी इस तरीके के 2 सिनेरियो आते हैं तो हमें इन दोनों सिनेरियो में से जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो पावर होती है ना, वो इन दोनों सिनेरियोज की सेम होती है। तो इट इज़ द कंडीशन कि हमारा इन दोनों ऑल्टरनेटिव से हमें सेम प्रॉफिट मिलना चाहिए, इट लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। तो सेम प्रॉफिट हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करने से मिल रहा है बैंक में, एंड ये वो चीज़ है जो हम एसेट में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ द रिटर्न फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ द बैंक एंड दिस इज़ फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन द एसेट, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व करा, ठीक है। आर पी के ये हम ये डेल्टा पी के यहाँ पर आ गया एंड एम पी के हमारे यहीं रहा, पी के हमने कॉमन ले लिया, एम पी के हमने पी के को एज्यूम करा है, प्राइस ऑफ द कैपिटल 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई भी चीज़ डेल्टा अपॉन में कोई भी चीज़ है, मान लो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स है, तो इसका मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस ऑफ द कैपिटल। तो अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ आर यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास में क्या होता है, देखो हमने ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस ऑफ द कैपिटल, अगर हमारा नेगेटिव है तो वो कैपिटल लॉस होता है, अगर पॉजिटिव है तो कैपिटल गेन कहलाता है, ठीक है। सो हम जो हमारा ये एडिशनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हम एडिशनल जितनी भी कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर एम पी के, कि हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन 1 more यूनिट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। सो एंड ये हमारा ये क्या है, अब हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट पे लगता ही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हमें उस कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। ये अमाउंट क्या है जो हमें मिल रहा है, ये हमारा क्या है जो पेबल है, इसलिए हमारा डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है इन लॉसेस वाले सिनेरियोज में, ठीक है। एंड ये जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट हमें मिलता है, ठीक है। सो इसलिए अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। बेसिकली यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि फर्म को टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है कि वो अपनी एक और एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस कर सके। तो वो कब तक अपनी करेगी, इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे कब तक वो हमारा कॉस्ट बियरेबल होगी, जब तक कि हमारा जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल नहीं हो जाता, जो हमें अमाउंट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ हमारा कर्व एम पी के वाला एंड दिस इज़ द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी, याद करके रखनी है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर लग जाएगा तो टैक्स अगर है तो हमें जो अमाउंट हमें मिल रहा है उसमें से हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा T4, यहाँ पे टैक्स है। तो अगर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उससे हमारी यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, यानी अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। तो पहले अगर हमारा के यहाँ पर आ रहा था कैपिटल का, अब हमारा एक्चुअल के यहाँ पर आएगा, ये था डिजायर्ड अमाउंट, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो कि हमारा डिक्रीमेंट इन कैपिटल देखने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्राइस ऑफ द स्टॉक्स पे, ठीक है। स्टॉक के प्राइस जिसे हम PS से डिनोट करेंगे तो बिल्कुल सेम हमारा चलेगा कि हमें जितना पे करना पड़ रहा है उसका हमारा इक्वल होगा डिविडेंड प्लस चेंज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। डिविडेंड वो क्या होता है, जो भी अमाउंट फर्म पे करती है टू इस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होगा डिविडेंड रिटर्न, ये हमारा ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर या फिर स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आर यहाँ पर रहने वाला है। तो इसकी इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो प्राइस ऑफ द स्टॉक अगर हम निकालना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो PS है इसको हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस PS वाले को यहाँ पर ले जाओ तो नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पर, एंड डिविडेंड को ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल सेम, एंड हो जाएगा 1/PS। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपका प्राइस ऑफ द शेयर निकल आएगा। अब हम आते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो,
ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमारा क्या होता है, बस सिंपल है, देखो ये इक्वेशन आपकी निकली, इसको नीचे अर्निंग से डिवाइड कर दो, बस ये आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे आती हैं 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन रेजिडेंशियल, एक होती है रेजिडेंशियल, एक होती है इन्वेंट्री। नॉन रेजिडेंशियल क्या होती है, जो इक्विपमेंट्स एंड जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे फर्म्स के द्वारा अपने एक्वायर किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस, मतलब उसमें कोई भी रेजिडेंट का पर्पस नहीं रहता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो भी होती हैं, फर्म्स जो हमारे होते हैं, वो जिन भी इक्विपमेंट्स को एक्वायर करते हैं वो हमारी नॉन रेजिडेंशियल के अंदर आता है। रेजिडेंशियल के अंदर जैसे हमारा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज, न्यू हाउसेज हमने एक्वायर करे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आने वाली है। अगर मैं बात करूँ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि हमने कोई भी एक फर्म है, उसने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करा पर उसने उन गुड्स को बेचा नहीं। ठीक है, तो वो होती है हमारी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक स्टॉक के रूप में रख लिया। ठीक है, तो अब हमारा आता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन। ठीक है, सपोज अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल के फॉर्म में हम इसको समझेंगे कि मान लो हमारा एक इंसान के पास 2 ऑल्टरनेटिव है, उसके पास $20,000 है। ठीक है, और उसे एक अपार्टमेंट या फिर कह लो एक कॉन्डो खरीदना है उसको, जो है $1,00,000 का। ठीक है, तो उसके पास 20,000 रुपये हैं, तो उसने 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी इसके लिए, बाकी के जो 80,000 रुपये हैं वो उस पर क्या करेगी, उसका लोन ले लेगी। ठीक है, उस पर लोन लेके फिर जो उसका 1,00,000 रुपये का उसने कॉन्डो खरीदा उसको किस पे चढ़ा देगी, वो रेंट पे। ठीक है, तो बात तो सारी यही रहे, एक तो ये है एक ऑप्शन कि वो पहले 20,000 की डाउन पेमेंट कर दे और 80,000 का लोन लेके 1,00,000 का कॉन्डो खरीद ले, तो उस कॉन्डो को खरीद के रेंट पे डाल दे। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव उसके पास ये है। एक ऑल्टरनेटिव इसके पास है कि वो 20,000 को बैंक में जमा करके उस पर इंटरेस्ट रेट कमा ले। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कमाएगी, ठीक है, तो वो इक्वल होगा हमारे जो उतना रेंट हमारा है, क्योंकि दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन यही कहती है। तो आर इंटू पी ऑफ हाउस, ठीक है, पी ऑफ हाउस मतलब पी ऑफ कॉन्डो, प्राइस ऑफ द कॉन्डो, ठीक है, इक्वल टू जो हमें रेंट मिल रहा है माइनस जो उस हाउस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो मिल रहा है उसमें से जो हमें देना पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन इज द नेगेटिव टर्म, एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ द हाउसेस, प्रॉपर्टी के जो हमारे चार्जेस होते हैं वो तो बढ़ते घटते रहते हैं, तो बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो 1 - T, तो किस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो बची हुई हमारा क्या है, बचा हुआ 80,000 जो है, ठीक है, तो उस पर हमें टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर हमें इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने लोन लिया था। ठीक है, तो अगर हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आएगी जो आपको याद करके रखनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये एक्स बार है, एक्स बार का मतलब है डाउन पेमेंट अपॉन में प्राइस ऑफ द कॉन्डो। तो डाउन पेमेंट हमने कितने की करी थी, 20,000 की, एंड हमारा प्राइस ऑफ द कॉन्डो कितना था, 1,00,000, तो हमारा 1/5 आ गया एक्स बार। एंड इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो वो हो जाएगा लेवरेज। ठीक है, तो वो 5, तो जितना हमारा प्राइस ऑफ हाउस बढ़ेगा उतना ही हमारा लेवरेज भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इनोवेशंस होती हैं तो हाई लेवरेज लीड टू हाई प्रॉफिट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर। सो आई होप कि आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने यहाँ पर समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, and also if you want the whole syllabus notes and the PYQs with solution, then you can DM on the given WhatsApp number. Thank you.